Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the John Locke's theory of natural rights. जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉक जो हैं उनकी इतिहास को सबसे बड़ी देन उनका प्राकृतिक अधिकारों का ही सिद्धांत है, और प्राकृतिक अधिकारों में भी विशेषकर संपत्ति का अधिकार उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। लॉक के जितने भी सिद्धांत हैं वो किसी न किसी रूप में लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। लॉक के अनुसार हर व्यक्ति के पास कुछ प्राकृतिक, कभी ना छोड़े जाने वाले मूलभूत अधिकार होते हैं जिन्हें कोई भी छू नहीं सकता, चाहे वह राज्य हो या समाज हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। ये प्राकृतिक अधिकार हर सामाजिक, प्राकृतिक, कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य होते हैं। लोग ने कहा है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जन्मसिद्ध और स्वाभाविक होने के कारण समाज की सृष्टि नहीं है। समाज ने इन अधिकारों को नहीं बनाया है, बल्कि ये अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य को दिए गए हैं, और ये अधिकार हर एक व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही नागरिक समाज या फिर राज्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी स्वभाव से प्राकृतिक कानूनों का पालन करते हैं। जॉन लॉक ने जो ये प्राकृतिक अधिकार बताए हैं ये 3 हैं। ये 3 अधिकार इस प्रकार हैं। सबसे पहला है जीवन का अधिकार। मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। लॉक का ये मानना है कि आत्मरक्षा व्यक्ति की सर्वोत्तम प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए प्रयास करता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। लॉक का ये मानना है कि जीवन का अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार है और प्राकृतिक कानूनों के अनुसार उनका विशेष अधिकार है। व्यक्ति ना तो अपने जीवन का स्वयं अंत कर सकता है और ना ही वह अन्य किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति दे सकता है। तो जीवन का जो अधिकार है वो मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। वह अपने जीवन को ना तो खुद छीन सकता है और ना ही किसी दूसरे को छीनने का अधिकार दे सकता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन के अधिकार के बाद स्वतंत्रता पूर्वक छीनने का अधिकार आता है। लॉक के अनुसार क्योंकि सभी मनुष्य एक ही सृष्टि की कृति हैं, एक ही संसार के प्राणी हैं, इसलिए वे सभी समान हैं और सभी स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता प्राकृतिक कानून की सीमाओं के अंतर्गत ही होती है। इस कानूनों के अनुसार वह किसी अन्य व्यक्ति के अधीन नहीं होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। व्यक्ति की ये जो स्वतंत्रता है वो प्राकृतिक कानून की सीमाओं के अंदर होती है, इसलिए मनमानी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि कानूनों की सीमाओं के अंदर रहते हुए स्वतंत्रता का उपयोग होता है। मानव सुखी और शांत जीवन व्यतीत करते थे क्योंकि सभी स्वतंत्र थे और सभी समान थे। वे एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का पूरा आनंद लेते थे। तो जीवन की अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है, लेकिन ये स्वतंत्रता जो होती है वो मनमानी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि प्राकृतिक कानूनों के सीमाओं से बंधी हुई स्वतंत्रता है। तीसरा अधिकार है संपत्ति का अधिकार। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को भी एक महत्वपूर्ण अधिकार माना है। लॉक के अनुसार संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्य को ये प्रेरणा देता है कि वे प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक अवस्था का त्याग करके समाज की स्थापना करें। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। लॉक ने अपनी रचना द्वितीय निबंध में लॉक ने इस अधिकार की व्याख्या की है, संपत्ति के अधिकार की। लॉक ने इस अधिकार को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से भी महत्वपूर्ण माना है। तो इस प्रकार लॉक ने जो 3 अधिकार बताए हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, तो इन तीनों में से संपत्ति का अधिकार लॉक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है।
जॉन लोक ने जो संपत्ति पर विचार दिए हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। लोक ने संपत्ति के अधिकार का विस्तार से प्रतिपादन किया है। जितने भी अधिकार हैं उनमें से संपत्ति के अधिकार को ही लोक ने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उसी पर लोक ने विस्तार से लिखा है। संकुचित अर्थों में लोक ने केवल निजी संपत्ति के अधिकार की ही व्याख्या की है, लेकिन व्यापक अर्थ में लोक ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को भी संपत्ति के अधिकार में शामिल किया है। लोक का ये मानना है कि व्यक्ति का शरीर ही उसकी एकमात्र संपत्ति है। जब व्यक्ति अपनी शारीरिक श्रम को प्रकृति द्वारा दी गई अन्य वस्तुओं के साथ मिला लेता है तो वह उन वस्तुओं का अधिकारी बन जाता है। संपत्ति सिद्धांत के उद्भव के बारे में लोक ने कहा है कि जिस चीज को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। जितने भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, अगर उसमें व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को मिला लेता है और उससे जो वस्तु बनती है उस वस्तु का अधिकारी वह हो जाता है। लोक ने आगे ये कहा है कि संपत्ति का अधिकार बहुत ही पवित्र है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति उसके प्राकृतिक अधिकार हैं। समाज ना तो संपत्ति पर नियंत्रण लगा सकता है और ना ही उस पर कोई कर, टैक्स लगा सकता है। लोक ने संपत्ति के दो रूप बताए हैं, प्राकृतिक संपत्ति और निजी संपत्ति। प्राकृतिक संपत्ति जो होती है उस पर सभी मानवों की संपत्ति होती है। प्राकृतिक संपत्ति पर सभी मनुष्यों का अधिकार होता है। इसके अलावा जो निजी संपत्ति होती है, प्राकृतिक साधनों के साथ यदि मानव उसमें अपना श्रम मिला लेता है तो उससे जो वस्तु बनती है वो निजी संपत्ति कहलाती है। प्राकृतिक संपत्ति तो सभी व्यक्तियों के लिए समान है, लेकिन निजी संपत्ति व्यक्ति अपना श्रम मिलाकर प्राप्त करता है। लोक का कहना है कि मनुष्य का श्रम निसंदेह उसकी अपनी चीज है, उसकी मेहनत उसकी अपनी चीज है और श्रम जो है वो संपत्ति का सिर्फ निर्माण ही नहीं करता बल्कि उसके मूल्य को भी निर्धारित करता है। जितना अधिक श्रम लगाया गया होगा उतना ही उस संपत्ति का मूल्य होगा। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी वस्तु का मूल्य और उसकी उपयोगिता उस पर लगाए गए श्रम के आधार पर ही निर्धारित हो सकते हैं। जॉन लोक ने जो निजी संपत्ति के बारे में तर्क दिए हैं उसके पक्ष में जो तर्क हैं उसको बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लोक ने निजी संपत्ति की औचित्यतापूर्ण सिद्ध करने के लिए ही उसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। सबसे पहले जॉन लोक का कहना है कि शुरू में जो भूमि थी और इसके सारे फल हैं प्रकृति के द्वारा सारी मानव जाति को दिए जाते थे। जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं वो प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्य को मिलती थी। दूसरी बात ये आती है कि मानव को इनका प्रयोग करने से पहले इन्हें अपना बनाना होता है। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको प्रयोग करने के लिए पहले उन्हें अपना बनाना पड़ता है और अपना बनाने के लिए ही हर व्यक्ति उस पर अपने शारीरिक श्रम लगाता है। उसके हाथों के कार्य के द्वारा ही वो उसकी अपनी संपत्ति बनाता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसकी शारीरिक मेहनत और उसके हाथों का कार्य ही उसकी जो अपनी संपत्ति होती है। उसका श्रम उसकी अपनी संपत्ति है, उसका व्यक्तित्व अपनी संपत्ति है और हाथों से जो वो कार्य करता है वो भी उसकी अपनी संपत्ति है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी अपनी मेहनत से जो कुछ भी करते हैं वो उसकी निजी संपत्ति है, बशर्ते कि वह दूसरों के लिए भी काफ़ी छोड़ दें। ये नहीं कि सब कुछ खुद ही ले लें, दूसरों के लिए भी छोड़े और जो उसके हिस्से का है उसे अपनी मेहनत से कमाए। संपत्ति पैदा करने के लिए किसी दूसरे की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह जिंदा रहने की आवश्यकता है। संपत्ति के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए संपत्ति को पैदा करने के लिए किसी दूसरे की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार लोग इन तर्कों के आधार पर निजी संपत्ति को न्याय संगत ठहराते हैं। जॉन लोक की निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ सीमाएं भी हैं। लोग स्वयं निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ सीमाएं और बंधन लगाते हैं। तो ये सीमाएं, सबसे पहली है, किसी को संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। लोक का ये कहना है कि संपत्ति को इकट्ठा तो किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लोक ने असीमित मुद्रा को पूंजी के रूप में एकत्रित किए जाने पर बल दिया है। इसलिए लोक ने
निजी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए इसको नष्ट करने पर रोक लगाई है। निजी संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं हम, पूंजी के रूप में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरी सीमा है संपत्ति को दूसरों के लिए छोड़ देना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो मनुष्य प्राकृतिक भूमि आदि से मेहनत करके अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं, उससे वह दूसरों के लिए कुछ उत्पादन करते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है वो सारी संपत्ति को निजी संपत्ति में नहीं बदल सकता। लोग का ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उतना ही लेने का अधिकार है जितना उसके जीवन के लिए उपयोगी हो और दूसरों के लिए भी पर्याप्त हिस्सा बचा रहे। इसलिए दूसरी सीमा ये है कि सारी संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी होती, दूसरों के लिए भी छोड़ना पड़ता है। केवल इतने ही संपत्ति या इतने ही प्राकृतिक वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन अच्छे से चल सके और बाकियों के लिए भी पर्याप्त हिस्सा बचा रहे। तीसरी सीमा है निजी संपत्ति वह है जिसे व्यक्ति ने अपना श्रम मिलाकर अर्जित किया है। लोग का ये कहना है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना श्रम लगाकर किसी भी प्राकृतिक वस्तु को अपना सकता है। व्यक्ति अपने श्रम का मालिक होता है और श्रम उसकी संपत्ति है। यदि वह अपना श्रम दूसरों को बेच देता है तो वह श्रम दूसरे व्यक्ति की संपत्ति बन जाता है। इसलिए श्रम के द्वारा ही किसी वस्तु पर व्यक्ति के स्वामित्व का फैसला निर्भर करता है। बिना श्रम के प्राप्त की गई संपत्ति निजी संपत्ति नहीं हो सकती। तो निजी संपत्ति वह है जिसे मनुष्य ने अपना श्रम लगाकर अर्जित किया है। लोक के इन प्राकृतिक अधिकारों की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण देन है, लेकिन इतना होते हुए भी इसमें कुछ कमियां हैं। अनेक विचारकों ने इसकी आलोचनाएं की हैं। सबसे पहली आलोचना है कि यह इतिहास के विपरीत है। लोक का ये कहना कि अधिकार जो हैं वो राज्य या समाज से पहले ही उत्पन्न हुए, इतिहास के तर्क और सामान्य बुद्धि के विपरीत है। लोक की दृष्टि में अधिकारों का स्रोत प्रकृति है, लेकिन अधिकारों का स्रोत समाज होता है और उसकी रक्षा के लिए राज्य का होना जरूरी होता है। इसलिए लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के इतिहास के विपरीत पाए जाने पर उसकी आलोचना हुई। दूसरी आलोचना है कि लोक ने संपत्ति पर ज्यादा बल दिया है। लोक ने संपत्ति के अधिकार पर विस्तार से लिखा है, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर ज्यादा नहीं लिखा। इस कारण भी लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आलोचना का शिकार हुआ। तीसरी आलोचना है विरोधाभास। लोक के प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास पाया जाता है। लोक एक तरफ तो उन्हें प्राकृतिक मानता है और दूसरी तरफ श्रम को संपत्ति के अधिकार का आधार भी मानता है। यदि प्राकृतिक अधिकार जन्मजात हैं और स्वाभाविक हैं तो उसके अर्जन की जरूरत ही क्या है। इस प्रकार लोक के सिद्धांत में विरोधाभास पाया जाता है। चौथी आलोचना है पूंजीवाद का समर्थक। लोक जो है, लोक का प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो पूंजीवाद का ही रक्षक है। श्रम के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए लोक ने लिखा है, जिस घास को मेरे घोड़े ने खाया है, मेरे नौकर ने काटा है और मैंने छीला है, वह मेरी संपत्ति है और उस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। इस प्रकार लोक का यह सिद्धांत पूंजीवाद का समर्थक है। पांचवी आलोचना है सीमित क्षेत्र। लोक के अधिकारों का क्षेत्र सीमित है। आधुनिक युग में शिक्षा, धर्म, संस्कृति के अधिकार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन लोक ने अधिकारों के क्षेत्र को सीमित रखा है। केवल जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को ही इसमें शामिल किया है। छठी आलोचना है स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर। लोक ने स्वतंत्रता पर भी ज्यादा जोर दिया है, समानता पर नहीं दिया। जबकि आधुनिक युग में अगर हम देखें तो समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। समानता और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन लोक ने केवल स्वतंत्रता पर ही जोर दिया। सातवीं आलोचना है संपत्ति छीनने की प्रक्रिया पर लोक मौन रहे हैं। जो लोग आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी करने पर संपत्ति को जनहित में छीनने की बात तो करता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, संपत्ति को कैसे छीना जाएगा, इसकी प्रक्रिया पर लोग मौन हैं। अनेक आलोचनाओं के बावजूद
लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में उत्कृष्ट देन है। लोक का सिद्धांत आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण है। डनिंग ने कहा है कि राजनीतिक दर्शन को लोक का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। लोक ने एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्राकृतिक अधिकारों के रूप में लोक की यह देन उत्कृष्ट है। हालांकि आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि लोक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण देन है। तो इस प्रकार हमने लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है। लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन इन तीनों अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार पर ही लोक ने विस्तार से लिखा है और उसको इन दोनों अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना है। जॉन लोक ने निजी संपत्ति पर ही अपने पक्ष और विपक्ष यानी उस पर जो सीमाएं लगाई गई हैं वो प्रस्तुत किए हैं। संपत्ति के अधिकार में भी लोक ने 2 संपत्ति बताई हैं: प्राकृतिक संपत्ति और निजी संपत्ति। निजी संपत्ति के अर्जन के तरीके भी बताए हैं लोक ने। इतना होते हुए भी लोक के इस प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं। उन आलोचनाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।